हेलो एंड गुड इवनिंग, माय नेम इज़ सुनील कुमार और 2 फरवरी की न्यूज़ कवर करेंगे। आई एम सॉरी आई वाज लेट बिकॉज आई वाज आउटसाइड। थोड़ा बजट के बारे में जानेंगे और इंटरनेशनल अपडेट्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। की फीचर्स क्या हैं, केवल की फीचर्स पे बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स होते हैं। फिजिकल डेफिसिट, क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, क्या अचीव हुआ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। जो पहला फोकस रहा है उसमें गवर्नमेंट ने 3 की आस्पेक्ट्स पे फोकस किया है। ये 3 वचन हैं, 3 कर्तव्य हैं उनके, ये उन्होंने बोला है। पहला कर्तव्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है और सस्टेन करके रखना है। एक्सेलरेट का मतलब होता है इसको इंक्रीज़ करते जाना है, और इस इंक्रीज़ को सस्टेन करने का मतलब इस इंक्रीज़ को सस्टेन करते रहना है, बढ़ती रहनी चाहिए, ये ऐसी ही बनी रहनी चाहिए, मतलब ग्रोथ रेट हाई। सेकंड कर्तव्य गवर्नमेंट का है, हर एक आदमी के एस्पिरेशंस, उसके जो सपने हैं वो पूरे होने चाहिए। इसमें हम लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और उनको स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाएंगे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के पाथ के लिए। नेक्स्ट है आपका सबका साथ सबका विकास, जो विजन है इसको फुलफिल करना है। इसमें है इंडियन गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर, स्टेट हैज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। मतलब कोई भी फैमिली है, मतलब कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, स्टेट, रीजन छूटना नहीं चाहिए। सबका साथ रखना है, सबका विकास रखना है। तो ये पहला मेन फीचर था। सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप अगर बात करेंगे तो हमारी मान लो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी 2015-16 में, $2 ट्रिलियन की। अब हमारी अगर मान लो $4.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, तो इकोनॉमी तो डबल हो गई है, लेकिन हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 6 टाइम इंक्रीज कर दिया गया। 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। $133 बिलियन होते हैं ये। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, एसेट क्रिएट किए जाएंगे, चाहे सड़क बनाई जाए, चाहे हॉस्पिटल बनाए जाए। हॉस्पिटल बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहाँ पे फ्री सब काम किया जाता है, इलाज वगैरह किया जाता है, तो हॉस्पिटल्स का नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, सड़क हो गया और एयरपोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी और ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में की जाएंगी। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, न्यू वाटरवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो थर्ड एस्पेक्ट है, वो है सेमीकंडक्टर्स एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्लोबल डोमिनेंस है ताइवान की, यूएसए की, साउथ कोरिया की, चाइना की, उसको हमें काउंटर करना है। ऑलराइट, तो जो हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है ना, मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए। फोर्थ जो हमारा की एरिया है जिस पर बात की गई है वो है रेयर अर्थ लीडरशिप में। चाहे यूएसए को आप देख लो, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ये लोग डरते रहते हैं। इंडिया ने भी अपने रेयर अर्थ लीडरशिप में आने के लिए 4 स्टेट्स में, अगर आप देखोगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इनको क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। राइट, तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स अक्रॉस उड़ीसा, आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला इन दिस ग्राफ। सो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया को इससे चाइना से ग्लोबल सप्लाई चेन में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मिलेगा। अगर हम यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कुछ भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश कर पाते हैं, कल को चाइना से लड़ाई हो, यूएसए से लड़ाई हो, तो एक साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो ठप्प नहीं होगा। तो ग्लोबल वल्नरेबिलिटीज़ को हम लोग थोड़ा सा विदस्टैंड कर पाएंगे, उसके लिए हम ये लेके आए हैं। फिफ्थ जो हमारा की एस्पेक्ट है बजट का, वो है कि हमने हाई स्पीड रेल रूट्स अनाउंस किए हैं। हम कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंडिया में, तो इनको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है ग्रोथ कनेक्टर्स का। तो इसमें कौन कौन से, देखो, एक है मुंबई से पुणे तक का, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, और आपका हैदराबाद से चेन्नई। नेक्स्ट है दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये 7 कॉरिडोर हैं, और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो पहले से था ही, और उसमें नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये आप देख रहे हो सूरत से लेके धानकुनी तक, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो इसके अलावा ये हम लोग जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाना चाहते हैं, जिसमें फ्रेट जो है मतलब सामान ढोने वाली गाड़ियाँ बहुत स्पीड के साथ जा सकें। तो ये ग्रोथ कनेक्टर्स हैं। नेक्स्ट जो बात की गई है वो एमएसएमई सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की मतलब फोकस किया गया है, क्योंकि आपने इंडिया ईयू का मैंने आपको बताया था, हमने जो ट्रेड डील साइन किया है प्लस 8 अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमने ट्रेड डील साइन किया है, इसको अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया जब तक मतलब इसका बेनिफिट नहीं ले सकता जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी ना हो। इसलिए एमएसएमईज जो कि 40% प्लस हमारा जो एक्सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट्स का मैन्युफैक्चर करके भेजते हैं बाहर, वो इसको बढ़ावा देना है ना, तभी हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व हम अर्न कर पाएंगे, ट्रेड में हम मतलब फेवरेबली सेटअप होंगे, नहीं तो हमको डेफिसिट ही होता रहेगा। तो इसके लिए हमने 10,000 करोड़ का, लगभग $1 बिलियन का एक एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड हमने लॉन्च किया हुआ है ना।
टॉप ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड हमने 2022 में 21 में सॉरी क्रिएट किया था 2000 करोड़ का। इसमें तीन बेसिकली थ्री प्रोंग्ड अप्रोच हमने फोकस किया। एक है इक्विटी सपोर्ट, इक्विटी मतलब पैसा देंगे इन लोगों को। प्रोफेशनल सपोर्ट, इसमें कॉर्पोरेट मित्राज टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए। प्रोफेशनल सपोर्ट मतलब सरकार कुछ ऐसे लोगों को सेटअप करेगी इन सिटीज़ में कि अगर किसी को एमएसएमई सेटअप करनी है या कोई दिक्कत हो रही है सरकार से रिलेटेड तो ये लोग उसकी हेल्प कर पाएँ। तो प्रोफेशनल सपोर्ट प्लस है लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू TREDS, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिसीवेबल्स को बेच के, मतलब जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है जनरली। जैसे इनके पास कोई बिल है, किसी एमएसएमई के पास बिल है जो कोई बैंक कोई कंपनी से फाइनेंस होना है, पैसा आने वाला है वहाँ से, तो उस बिल को ये लोग बैंक में रख के लोन ले सकते हैं। इस तरह की स्कीम है, इसके थ्रू और ज़्यादा सपोर्ट देने की बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक सेकंड लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने आपको बता दिया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ट्रेड से हमें कुछ रिसीव होने वाला है, वो किसी भी कारण से अगर डिले हो जाता है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। इस तरह का कुछ स्कीम रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर्स की। सेवेंथ जो पॉइंट है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत पुश दिया गया है। देखो, जो यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे उसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था, क्योंकि यूएसए को ही हम बहुत ज़्यादा अपना गारमेंट्स सेंड करते थे। इसी की वजह से जो जो बांग्लादेश था वो एकदम ऐसे कहने लगा कि भाई अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और हमें अब इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं ना टेक्सटाइल की, वो बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग अपना सेटअप करेंगी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो मोहम्मद यूनुस हैं वो करने लगे थे। तो इसके लिए जो इस बार के बजट पे हमने टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत फोकस किया है ना। सामर्थ्य स्कीम हमने लॉन्च की 2.0, नेशनल फाइबर स्कीम, है ना, ये आप देख सकते हैं। तो जनरली जब यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ना, तो क्या ये किया है बजट में हमने, ये किया है, तो जनरली वो चीज़ें सही होती हैं। बस आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में बात की गई है और किस चीज़ पे फोकस किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने जो डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं इस पे काम किया है, हमें इसको ख़त्म करना है धीरे धीरे करके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैं बात करूंगा अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर पे। बहुत ज़्यादा 8वां जो पॉइंट है, फार्मा सेक्टर पे हमने काम किया है। बायो फार्मा शक्ति नाम की एक स्कीम हमने लॉन्च की। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना। द बायो फार्मा शक्ति टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। हम ऑलरेडी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो है ही हैं, बट हमको और ज़्यादा इसमें काम करना है। एक 10,000 करोड़ का एक 5 साल के लिए कुछ हमने लॉन्च किया है, इसको फोकस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, राइट। तो ये बायो फार्मा शक्ति हमने लॉन्च की है। 9th जो जो फोकस एरिया रहा है वो रहा है ऑरेंज इकोनॉमी पे। ऑरेंज इकोनॉमी आप नहीं जानते हैं तो ये है AVGC, इसको बोलते हैं AVGC सेक्टर, ऑलराइट। दिस इज़ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। तो विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन मतलब जो यूथ है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कंटेंट क्रिएशन की, है ना, गेमिंग्स की, तो उस सेक्टर को पुश दिया गया है, क्योंकि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है इस समय, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये इस पर फोकस किया गया है। इंडियाज़ AVGC सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू रिक्वायर 2 मिलियन प्रोफेशनल्स बाय 2030। तो हमने इस पर फोकस किया। जो लास्ट हमने जो फोकस दिया है वो हमने एक नींव रखी है, कंटेनर, इसको बोलते हैं कंटेनर। शिप पे या ट्रक्स पे रख के एक माल को इधर उधर भेजा जाता है। इंडिया में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, मेजर सुविधा अवेलेबल नहीं है, मेजॉरिटी हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट 2026 बूस्ट कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में 10,000 करोड़ की एक स्कीम हमने लॉन्च की है, $1 बिलियन लगभग, $1.1 बिलियन की, है ना। तो इसकी वजह से ये कंटेनर थोड़े से चीप भी होंगे, है ना। देखो, अगर देखा जाए इंडिया की जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग है 30 से 40% कम कॉस्टली है कंपेयर टू चाइना। मटेरियल कॉस्ट हाई होता है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बहुत कम है हमारे यहाँ पर। तो इसके लिए हमने इस पर काम किया है। तो ये 10 मेन एस्पेक्ट्स से मैंने आपको जितने भी एस्पेक्ट्स बताए हैं ये आप देख पाओगे। हमारी जो डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको कम करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। हमारे जो 16th फाइनेंस कमीशन ना उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आप बता सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि 41% ही, देखो 41% ही पहले था जो नेट प्रोसीड में स्टेट्स को जाता था, उतना ही रखा है। हमने बहुत ज़्यादा तीम ताम करने की कोशिश नहीं की कि बहुत तगड़े रिफॉर्म कर देंगे। इंडिया अभी फोकस कर रहा है बिल्कुल शांत होकर कि जो हमारे अंदर देश में जो कमियां हैं उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो 16th फाइनेंस कमीशन है 2026 से लेकर 31 तक 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है, अपनी रिकमेंडेशन देता है। तो उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं इसको देख लेते हैं। क्या क्या इंक्लूड किया है, फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड किया गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP को इंक्लूड किया गया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एफर्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। देखो कितना पैसा स्टेट्स को किस किस हिसाब से बांटा जाएगा नेट प्रोसीड्स में से, उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला ये है ना, किस स्टेट ने पॉपुलेशन पे कितना काम किया,
कितनी पॉपुलेशन है बेसिकली उसकी, उसका पहले 15% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। रिमेंबर दिस फैक्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो पॉपुलेशन का हमने इंक्रीज़ कर दिया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इसमें है कि मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक की इंडिकेटर्स हैं, जैसे सेक्स रेशियो हो गया, बर्थ रेट हो गया, इन सारी चीज़ों को कितना अच्छा करने की कोशिश की है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का हमने कम कर दिया है, 12% था उससे 10% रह गया है। स्टेट का एरिया कितना है, स्टेट का एरिया, छोटा स्टेट है कम पैसा जाएगा, बड़ा स्टेट है ज़्यादा पैसा जाएगा। तो एरिया का कंट्रीब्यूशन पहले 15% हुआ करता था, इसको भी कम करके कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया है। ठीक है, इससे जो छोटे स्टेट थे उनको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन बड़े स्टेट्स को नुकसान होगा। फॉरेस्ट कवर है, ये पहले नहीं था, ये इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, इसको इंक्लूड किया गया है, 10% इसका रखा है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये पहले हुआ करता था 10%, इसको बढ़ा के फॉरेस्ट कवर में हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। जो इनकम डिस्टेंस थी, इनकम डिस्टेंस मतलब कौन सा स्टेट कितनी ज़्यादा उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, जो जीएसडीपी होता है ना, मान लो यूपी का 1 लाख करोड़ है और बिहार का 10,000 करोड़ है, तो इनमें इनकम डिस्टेंस है, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, 45% हुआ करता था कंट्रीब्यूशन, इसको हमने घटा के कितना कर दिया है, 42.5% कर दिया है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इसका हमने 10% कर दिया, ये पहले नहीं था, ये आया है ना। स्टेट्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, ये स्टेट्स का देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये है डिस्टेंस, स्टेट्स के बीच में जीएसडीपी में कितना डिस्टेंस है। टैक्स एफर्ट पहले हुआ करता था कि तुम टैक्स कलेक्शन में कितना एफर्ट कर रही हैं स्टेट्स अच्छा करने के लिए, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, 2 चीज़ें आई हैं और 2 चीज़ें गई हैं। फॉरेस्ट कवर आया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी गायब हो गया है, टैक्स एफर्ट गायब हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नया आया है। इससे क्या होगा, सारे स्टेट हैं वो अपना जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका हमने 10% वेटेज रखा है। बहुत सारी स्टेट्स रहती हैं वो अपनी जीडीपी को इम्प्रूव करने का काम नहीं करती। अब इनको पैसा मिलेगा, 10% जो पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इसलिए आएगा कि तुमने अपनी जीएसडीपी को मतलब जीडीपी में तुम्हारी कितना कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी का। तो अब स्टेट्स क्या करेंगे, इससे अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रेंड्स को जान लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट, देखो इस बार फिजिकल कंसोलिडेशन पे भी बहुत ज़्यादा बात की गई है, इसको मैं बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो बेसिकली हमारा 60%, जो FRBM एक्ट था ना, 60% का हमारी लिमिट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल, मैं उसकी डेट की बात कर रहा हूँ, है ना, गवर्नमेंट डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के डेट आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% होना चाहिए था, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन था, 20%। नहीं, सॉरी 60% ये सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का था, जिसमें 40% टारगेट और 20% स्टेट ले सकती थी। तो ये FRBM एक्ट का होना चाहिए था। इतना हमें टारगेट लेके आ जाना है, ये इसके अंदर हमने टारगेट सेट किए हुए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा ज़्यादा हमने लोन ले रखा है ऑलरेडी, डेट बहुत ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा ले रखा है, तो उसको कंसोलिडेट करने की बात की गई है। तो अब ये बोला है कि 2030 तक हम लोग अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है वो 49 से 52% के बीच में, 51% के बीच में ले आएंगे इसको, है ना, 50% ±1% ऑफ जीडीपी। ओके, लेकिन होना कितना चाहिए, 40%। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन पे, अभी ज़्यादा है, कोविड की वजह से और ज़्यादा हो गया था, तो हमको देखो 2030 तक 50% ले आएंगे, आगे चल के और कम कर लेंगे। डेट टू जीडीपी रेशियो, है ना, 50, ये तो मैंने आपको बता दिया। बाकी का देखो, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट्स थे 4.4% का था, उसको हमने अचीव कर लिया है। और हमने जो नया टारगेट रखा है वो कितना रखा है, 4.3% का, इसको याद रखना है आपको। देखो, जो फिजिकल डेफिसिट है 2025-26 में हमने 4.4% का टारगेट रखा था, इसको अचीव कर लिया गया है। अब जो नया टारगेट है 4.3% का, इसको आपको याद रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट के टारगेट्स हैं ये, 1.5% हमको रखना है रेवेन्यू डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट, ये प्राइमरी डेफिसिट आता है आपका किसकी वजह से, इंटरेस्ट पेमेंट को, सब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। अगर आप देखोगे ना, इंटरेस्ट पेमेंट में ही हमारा कितना 20% ऑफ द बजट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो आप इंटरेस्ट पेमेंट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा 4.4% है अभी, वो घट के कितना रह जाएगा, 0.7% रह जाएगा। इस तरह से कुछ होता है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करनी है, ये बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट में कुछ पैसा हम ऐसा देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स के तौर पर, जो कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में जाता है ना, तो उसको घटा देते हैं, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। तो अब देखो, रुपया आता कहाँ से, एक जनरल आइडिया होना चाहिए लोगों को। सबसे ज़्यादा उधारी से हम लोग पैसा लेते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, पैसा आता है आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, उसके बाद आता है हमारा कॉरपोरेट टैक्स, उसके बाद जो हमारा पैसा आता है वो आता है आपका GST एंड अदर टैक्सेस।
ठीक है कि नहीं? ये इतने 4 आपको याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैक्स के कलेक्शन की बात करते हैं, देखो ये आपको याद होना चाहिए, उधारी, फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी। इसमें भी पूछ लेते हैं कि इनकम कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा है या इनकम टैक्स ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स ज़्यादा है ना, 21% है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स 18% है, जीएसटी 15% है। टैक्स से कितना पैसा आ रहा है? 54% आ रहा है। देखो कस्टम्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये भी एक तरह के टैक्स हैं, इनको भी अगर आप मिला दो 10% को, तो ये कितना हो जाता है? 60%, 64% हो जाता है। तो ओवरऑल ऐसे पूछ लेते हैं कि टैक्स कलेक्शन इज लेस देन 50%, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। देखो 54% है ना, और इनको दोनों को मिला के 64% है। तो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए एक तिगड़म, कि कहाँ से पैसा आ रहा है, जाता कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जा रहा है भाई स्टेट को, दे रहे हैं अपन लोग, बजट में अनाउंस करते हैं ना कि स्टेट को कितना पैसा जाएगा। दूसरे नंबर पे आ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। तीसरे नंबर पे हम दे रहे हैं सेंट्रल सेक्टर की जितनी भी स्कीम्स हैं। चौथे नंबर पे डिफेंस, और पांचवें नंबर पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो आप इसको याद रखिएगा, रुपया कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कोई आदमी जो कमेंट में इसको पोस्ट कर दे लाइन से, तो याद कर लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। प्लस कैपिटल रिसीट की बात कर लेते हैं, जिग जैग वे में है, पैसा कम भी आया है, ज़्यादा भी आया है, ऑलराइट। इसमें ट्रेंड पूछते हैं, ट्रेंड्स कि हमेशा बढ़ता ही रहा है, ऐसा नहीं हुआ है, ऑलराइट। कम भी हुआ है, ज़्यादा भी हुआ है। कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं, ये कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जो हम अपना एसेट्स बेच के आती है हमारे पास। जैसे हमारे पास कोई कंपनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सरकारी कंपनी थी, उसने बेच दिया, तो मतलब उसके एसेट्स बेचे, कम हो गए, तो उसको क्या मिल गया? आपको पैसा मिल गया, तो इसको कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। ये जो कोई कंपनी थी उससे प्रॉफिट वगैरह आया हो, है ना, तो इसमें हमने एसेट नहीं बेचे, कंपनी एज इट इज बनी रही, लेकिन उसने कुछ पैसा कमा के दिया, उसको रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। ये भी जिग जैग वे में ही है, कभी कम आया कभी ज़्यादा आया है, ऑलराइट, इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो हमारा केपेक्स का टारगेट कितना रहा है? 12.2 लाख करोड़ का रखा है हमने, लेकिन हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 17 लाख करोड़ का कैसे है? ये ऐसे है कि हम लोन देते हैं, देखो इसको समझ लो इस टर्म को, हम स्टेट्स को लोन देते हैं, लोन नहीं देते, बेसिकली ग्रांट्स देते हैं बजट में। स्टेट इन ग्रांट्स का कुछ यूज़ कर लेती है, किसमें? केपैक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर इसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ये मिलकर क्या हो जाता है? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो कितना है? 17.1 लाख करोड़ है ना। अगर पूछ लें कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन 15 लाख करोड़, तो ऐसा नहीं होगा, 15 से ज़्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिगजैग कम ज़्यादा होता रहता है। ट्रांसफर की बात कर लेते हैं, देखो नेट रिसीट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की नेट रिसीट्स इंक्रीज हुई हैं कंटिन्यूसली, ऑलराइट। इसमें आप कह सकते हैं देखो पैसा जो टैक्स का आ रहा है ना सरकार के पास, 2022-23 से पिछले 5 साल से, ऐसे पूछते हैं पिछले 5 साल में लगातार बढ़ता है। हाँ, पिछले 5 साल में जो टैक्स का पैसा है वो लगातार बढ़ता आया है स्टेट का। नेक्स्ट ट्रेंड है कि स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र, स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र कितना गया है? तो ये हर साल बढ़ता ही गया है, ऐसा नहीं हुआ कि किसी साल सरकार ने कम पैसा दिया हो। ओके, ये ट्रेंड आप याद रखेंगे। प्लस ये राफा बॉर्डर आप याद रखिएगा, RAFAH बॉर्डर, ये आपका पड़ता है इजिप्ट एंड पैलेस्टाइन के बीच में, ठीक है। इसको ओपन करने की बात की जा रही है, और ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि इंडिया ने इससे हामी भर ली है कि वेनेजुएला का ऑयल परचेज करेंगे। फिर इससे पूछा, अच्छा इंडिया ने हाँ हाँ कर दिया है? बोले हाँ। तो इंडिया वालों को पता भी नहीं कि अपनी तरफ से ट्रेड डील भी साइन कर लेते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। नेक्स्ट बात की गई है कि चाइना ने हाँ किया है कि नहीं, कह रहा चाइना से हमने नहीं बात की, चाइना को हमसे ट्रेड डील करनी हो तो वो खुद चले आए, तो ये फालतू की बातें हैं। नेक्स्ट व्हाट न्यू फिस्कल रूल मीन्स फॉर ग्रोथ एंड स्पेंडिंग, मैं आपको बता चुका हूँ। फिस्कल कंसोलिडेशन के टारगेट हैं, ग्रोथ पे हमने फोकस किया है। FRBM एक्ट के जो डेट टू जीडीपी रेशियोज हैं उसकी कंसोलिडेशन की बात की गई। मैंने आपको बताया 50% ±1% होना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो। कब तक होना चाहिए? 2030 तक। ये टारगेट्स याद होने चाहिए। तो ये फर्जी का आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया है कि ये वेलफेयर है उसको स्टेट की तरफ पुश कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो अरीना ऑफ वेलफेयर स्पेंडिंग है हैज़ नाउ शिफ्टेड टू द स्टेट, मतलब स्टेट वेलफेयर में ज़्यादा पैसा खर्च करें। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एजेंडा सेट करेगी थ्रू लेजिस्लेशन एंड सेटिंग नॉर्म्स, मतलब ये रूल्स बता देगी कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, बाकी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। ये फर्जी का आर्टिकल है, ऐसा नहीं है। एलोकेशन सेम रहे हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का भी देखो तो सिग्निफिकेंट अंडर स्पेंडिंग की बात की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाकी का जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने बढ़ाया नहीं है। सेंट्रल ने बैट किया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस करनी है, मैंने आपको बताया, मैं सेमी का लोकेशन है ना, और सेमीकंडक्टर्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, टेक्सटाइल है, फार्मा है, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, यही है। और डिबेटिंग बजट, टर्निंग पॉइंट और टिंकरिंग, तो इसमें यही है कि बजट पे जो काम किया गया है, एम किया है, डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज़ को एम किया है कि हमारा देश किन किन चीज़ों में कमज़ोर है। हमारा देखो चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, हम वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम अगर फार्मास्यूटिकल्स की भी बात करें तो एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ओके, फार्मास्यूटिकल हो गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे हमने काम किया, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए हमने काम किया। तो जो डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं, है ना, और एवीजीसी सेक्टर, तो उन सारी चीज़ों पे हमने काम करने की कोशिश की है
चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, ओके। और हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस किया है चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। और अ साइलेंस ऑन सेंट्रल स्टेट फिजिकल इश्यू, जो मैंने आपको बताया ना, फाइनेंस कमीशन 16 था, उसको शांत रखा है। बहुत ज़्यादा हमने तीम ताम नहीं किया कि स्टेट को इतना ज़्यादा पैसा दे देंगे, उतना कम दे देंगे, नहीं, उतना ही पैसा देंगे, 41% जितना था। लेकिन हम अब जो पैसा बच रहा है स्टेट्स को नहीं दे रहे हैं, उसको हम अपने सेल्फ रिलायंस, है ना, टू अटेन ग्रेटर सेल्फ रिलायंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना है, ओके। जो इंडिया की इंडस्ट्रियल डिक्लाइन है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस है चाइना पर, स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ये हमारा, तो इस सब के लिए हमें काम करना है। प्लस मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ रख दिए हैं, कार्बन कैप्चर को हम इंक्रीज़ करेंगे। ये जो धुआं निकल रहा है ना, अब यहाँ पे एक मशीन लगा दी जाएगी ऐसा करके डब्बा सा, तो धुआं कम निकलेगा। तो इसके लिए 20,000 करोड़ हमने रखे हुए हैं। प्लस देखो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वेटलैंड डे है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में रामसर एक सिटी है, कहाँ पे है, ईरान में, है ना। तो वहाँ पे इसको साइन किया गया था। इंडिया ने इसके 11 साल बाद 1982 में साइन किया था इसको। 2023 में हमारी रामसर साइट 26 हुआ करती थी, और हमने इतना पुश किया कि अब हमारी 98 हो गई हैं। 2 नई रामसर साइट जो पटना वर्ल्ड सेंचुरी है यूपी के एटा में, इसको ऐड कर लिया गया है। और छारी ढांड, इसको धांडी पड़ेंगे भाई, धनद नहीं है, ना, ये गुजरात में, इन दोनों को ऐड कर लिया गया है, ओके। प्लस ये अल्कराज जीत गया, जो मैंने आपको कल बताया था, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है, तो इसमें अल्कराज जीत गया है, ही इज़ द विनर। ये पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है ना। बाकी का विंबलडन तो ये जोकोविच को 2 बार हरा चुका है, ये बेचारा ये 32 साल का भी हो गया है, तो वो नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट ये पीडीएफ आपको मेरे इस @news2notes आप सर्च करिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने शायद लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल।